नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में लाल किले के पास हुए हमले के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा कि जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से जब हम जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को और खास तौर पर हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और इस तरह की बात करना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी है, तो फिर लोगों को सही पटरी पर रखना बहुत मुश्किल होता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग दिल्ली की घटना के लिए कसूरवार हैं, उन्हें पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के घायल शख्स की 2 तस्वीरों को लेकर सियासी विवाद छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज और भाजपा नेता अमित मालविया सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए हैं। भारद्वाज ने एक्स पर 2 तस्वीरें साझा की। पहली में 11 नवंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता घायल से मिल रही हैं, जबकि दूसरी में 12 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी उसी मरीज से मुलाकात कर रहे हैं। भारद्वाज ने सवाल उठाया कि एक दिन में ही मरीज के कपड़े और हाथ का प्लास्टर कैसे बदल गया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, नए कपड़े नया प्लास्टर। इस पर अमित मालविया ने जवाब दिया कि रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल में 11 नवंबर को मुलाकात की थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने जांच और एक्सरे कर प्लास्टर लगाया। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी 11 नवंबर दोपहर 12:15 बजे मरीज से मिले थे। तब तक डॉक्टर इलाज शुरू कर चुके थे। मालविया ने भारद्वाज पर राजनीतिक निराशा में भ्रामक पोस्ट करने का आरोप लगाया। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुए भीषण धमाके के बाद राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई और कई घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। धमाका हुंडई i20 कार में हुआ था, जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कारणों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने लाल किला 15 नवंबर तक आम जनता के लिए बंद करने का आदेश दिया है। पुलिस ने इलाके में कड़ी जांच और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना के बाद दिल्ली के प्रमुख बाजारों जैसे सदर बाजार, चांदनी चौक और लाजपत राय मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि सरोजनी नगर बाजार में गतिविधि सामान्य बनी हुई है। धमाके के बाद लोगों में डर का माहौल है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलिस्तान इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के केंद्रीय कार्यालय में आगजनी की घटना हुई है। स्थानीय पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर SI निशात ने इस घटना की पुष्टि की। बताया गया कि आग लगने से पहले बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर और नेशनल सिटीजन्स पार्टी के प्रदर्शनकारी दफ्तर के बाहर विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के अंदर रखे फर्नीचर को इकट्ठा कर आग लगा दी और बाहर रखी मूर्तियों को तोड़ दिया। अवामी लीग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह वही लोकतांत्रिक सुधार है जिसका प्रचार मोहम्मद यूनुस और उनके साथी कर रहे हैं, जहां सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला उस खबर के बाद हुआ जिसमें कहा गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 3 अन्य के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब 12:15 बजे प्रदर्शनकारियों ने छात्र लीग के सदस्य होने के शक में 2 लोगों को पुलिस के हवाले किया और मामले की जांच जारी है। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण सोमवार 17 नवंबर को आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मामले में फैसला सुनाएगा। हसीना पर पिछले साल ढाका में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के 5 आरोप हैं। अभियोजकों ने उनके लिए मौत की सजा की मांग की है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भगौड़ा घोषित किया था, क्योंकि दोनों भारत में हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका हिंसा में करीब 1400 लोगों की मौत हुई थी, जबकि स्थानीय आंकड़ों में 800 से अधिक मौतें बताई गईं। मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने हसीना को कठोर अपराधी बताते हुए कहा कि वे 1400 मौतों की सजा की हकदार हैं। अदालत में इस मामले की सुनवाई 28 दिनों तक चली और 54 गवाहों ने बयान दिए। फैसले से पहले बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। कई जगह बम धमाके और आगजनी की घटनाओं की खबर सामने आई है, जबकि ढाका में सुरक्षा के लिए सेना तैनात कर दी गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई है। 13 नवंबर को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने वकीलों से कहा कि आप सभी यहाँ क्यों आए हैं? हमारे पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है, कृपया उसका उपयोग करें। प्रदूषण से स्थायी नुकसान होगा, मास्क भी पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर सीजीआई से चर्चा की जाएगी। राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। बवाना में AQI 460 और NSIT द्वारका में 216 दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाका भी घनी धुंध में लिपटा रहा। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्रैप 3 नियम लागू हैं, लेकिन हालात अब भी खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से पराली जलाने पर रोक के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने कोर्ट को बताया कि पराली जलाना अब भी गंभीर चिंता का विषय है, जबकि वाहन प्रदूषण PM 2.5 उत्सर्जन का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से एक दिन पहले धांधली के आरोपों से सियासी माहौल गर्म हो गया है। RJD ने आरोप लगाया है कि रोहतास जिले के सासाराम में प्रशासन ने एक मतगणना केंद्र पर गुपचुप तरीके से EVM लदी गाड़ी पहुंचाई। मामले के सामने आने पर वहां तनाव बढ़ गया और कार्यकर्ताओं ने वज्रगृह केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने कहा कि कई जगहों पर स्ट्रांग रूम के CCTV कैमरे बंद पाए गए। RJD ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण और CCTV फुटेज जारी करने की मांग की है। वहीं रोहतास की DM उदिता सिंह ने आरोपों को खारिज किया है। रोहतास जिला प्रशासन ने RJD के दावे को गलत बताया है। जिला मजिस्ट्रेट उदिता सिंह, जो जिला चुनाव अधिकारी भी हैं, उन्होंने कहा कि ट्रक में खाली स्टील के बक्से थे, न कि EVM। प्रशासन ने बताया कि सूचना मिलते ही ट्रकों की जांच उम्मीदवारों और समर्थकों की मौजूदगी में की गई और पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाया गया। सभी बक्से खाली पाए गए। सिंह ने बताया कि ट्रक बुधवार शाम को 7:59 पर मतगणना केंद्र में दाखिल हुआ था और स्ट्रांग रूम से करीब 500 मीटर दूर खड़ा था। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे सही से काम कर रहे थे और कोई गड़बड़ी नहीं हुई। DM ने लोगों से अफवाहें न फैलाने की अपील की और कहा कि मतगणना से पहले की स्थिति संवेदनशील है। इस बीच जिला प्रशासन की सफाई को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी साझा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले RJD नेता सुनील कुमार सिंह के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी सिंह ने मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की धांधली होने पर जनता में अशांति की चेतावनी दी थी। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए सिंह ने दावा किया कि 2020 के विधानसभा चुनावों में कई RJD उम्मीदवारों को जबरन हराया गया था और अधिकारियों को ऐसी हरकतें दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप उस व्यक्ति को हराते हैं जिसे जनता ने अपना जनादेश दिया है, तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की सड़कों पर जो दृश्य आपने देखे, वही बिहार की सड़कों पर भी दिखाई देंगे। लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम पूरी तरह सतर्क हैं और अधिकारियों से जनता की भावनाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का आग्रह करते हैं। सिंह ने यह भी कहा कि RJD गठबंधन को 140 से 160 सीटें मिलने की उम्मीद है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के DGP विनय कुमार ने इसे अवांछनीय और भड़काऊ करार दिया और कहा कि मामले में FIR दर्ज की गई है। RJD MLC सुनील सिंह के बयान मतगणना से बेईमानी हुई तो नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। ये चिंता का विषय है। विपक्षी पार्टी लोगों को उकसाने का काम कर रही हैं। हार इन लोगों के गले से उतर नहीं रही। अराजकता का माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी को जैन जी की याद आ रही थी, विपक्ष अपने बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे बिहार के लोगों पर भरोसा है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर चुनाव धोखाधड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि लगभग 80 लाख वोट चोरी हुए हैं। उन्होंने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। ANI से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि हमें 14 नवंबर को नतीजों का इंतजार करना होगा। मैं एक बात साफ तौर पर कह रहा हूं कि वोट चोरी का इस चुनाव पर गहरा असर पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में 80 लाख वोट चोरी हुए। 80 लाख मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया गया। हमने देखा कि चुनाव से पहले कैसे मरे हुए लोगों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म जमा किए जा रहे थे। ऐसे लोगों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म जमा किए जा रहे थे जो चुनाव में थे ही नहीं। इस तरह से ये घोटाला सामने आया है और इसमें ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा शामिल है। इसका चुनाव नतीजों पर जरूर असर पड़ेगा।
बिहार में 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनावों में 66.91% वोटिंग हुई है, जो 1991 के बाद सबसे अधिक है। यानी पिछले चुनाव 2020 के मुकाबले 9.62% की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब सियासी गलियारों में बहस गर्म है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दावा कर रहे हैं कि बढ़ी हुई वोटिंग उनके पक्ष में की गई है। सियासी समझ कहती है कि जिन राज्यों में मुकाबला सीधा होता है, वहां वोटिंग बढ़ने का मतलब होता है सत्ता परिवर्तन की संभावना। लेकिन बिहार में छोटे दलों की मौजूदगी की वजह से तस्वीर अभी भी उलझी हुई है। इतिहास भी यही कहता है। अब तक हुए 17 विधानसभा चुनावों में 5 बार ऐसा हुआ जब वोटिंग बढ़ने के बाद सरकार बदली। 1967 में जन क्रांति दल ने कांग्रेस को हटाया। 1980 में वोटिंग बढ़ी और कांग्रेस लौटी। 1990 में 62% वोटिंग के साथ लालू यादव की सरकार बनी और 2005 में वोटिंग में गिरावट से कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकी। 2005 के बाद से बिहार में वोटिंग लगातार बढ़ रही है। 2010 में 52.73% से 2020 में 57.29% तक बढ़ी, लेकिन इस बार की 66.91% की ऐतिहासिक वोटिंग ने साफ कर दिया है कि जनता ने इस बार पूरे मन से वोटिंग की है और अब नतीजों का इंतजार है कि ये बदलाव किसके पक्ष में जाएगा। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC ने विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। काउंसिल ने पूछा है कि उसने अपनी वेबसाइट पर खत्म हो चुकी मान्यता को वैध क्यों दिखाया और लोगों को भ्रामक जानकारी क्यों दी। नोटिस के मुताबिक विश्वविद्यालय के 2 कॉलेज, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन की मान्यता कई साल पहले खत्म हो चुकी है, फिर भी वेबसाइट पर उन्हें A ग्रेड मान्यता प्राप्त बताया गया। काउंसिल ने विश्वविद्यालय से 7 सवालों पर जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि 7 दिन में सफाई न देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही कहा गया है कि वेबसाइट और सभी दस्तावेजों से गलत दावे तुरंत हटाए जाएं। इधर नोटिस जारी होने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बंद हो गई है। यह वही विश्वविद्यालय है जिसके 3 डॉक्टरों के नाम दिल्ली के लाल किले विस्फोट से जुड़े सामने आए थे। हालांकि विश्वविद्यालय ने उन डॉक्टरों से किसी भी संबंध से इनकार किया है और कहा है कि वे सिर्फ अपने पद पर कार्यरत थे। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के मुद्दे पर केंद्र सरकार से ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार से फौरन ऑल पार्टी मीटिंग कराने की मांग करती है। उनके यानी पीएम मोदी के लिए भूटान प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। पवन खेड़ा ने कहा कि 10 नवंबर को जहां हम बैठे हैं इसके बहुत पास, प्रधानमंत्री के घर के बहुत पास, संसद भवन के बहुत पास, राष्ट्रपति भवन के बहुत पास एक विस्फोट हुआ। मैं इसको विस्फोट कह रहा हूँ। आतंकवादी हमला कहने में सरकार ने 48 घंटे लगाए, तो मैं भी थोड़ी देर बाद उस पर आता हूँ। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे बाद प्रधानमंत्री भूटान से लौटकर आए, उसके बाद कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है और ये घोषणा होती है कि इसको हम आतंकी हमला मान रहे हैं। बता दें कि सोमवार को लाल किले के पास हुए कार धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। भारत सरकार ने बुधवार को एक बयान जारी कर इसे जघन्य आतंकवादी घटना करार दिया है। पुणे के नवले पुल पर 13 नवंबर गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 कंटेनर ट्रक आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक में आग लग गई और उसके बीच में फंसी एक कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। अग्निशमन विभाग ने बताया कि अब तक 8 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। हादसा मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर हुआ, जो पुणे शहर के बाहरी इलाके में है। पुलिस के अनुसार कई लोग घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए और कार पूरी तरह कुचल गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे की जांच जारी है और फिलहाल प्राथमिकता घायलों को इलाज मुहैया कराना है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान जारी है। इस हादसे के बाद राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।